अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेकिन आज हम इसी टॉपिक के कुछ सब आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि हैं साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस, और इसी लेक्चर के लास्ट पे हम देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस और रूल्स व्हाइल यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड एसआई यूनिट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्स स्पेशल केयर, especially when you are using prefixes. Let's discuss. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम ऐसे यूनिट्स को प्रीफिक्सेस के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए किन किन बातों और रूल्स का जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, मैं ट्राई करूंगा कि मैं हूबहू वही लाइनें रिपीट करूं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट रूल हमें कहता है कि जब भी हमने किसी भी यूनिट की फुल फॉर्म को लिखना है तो हम तमाम लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेंगे। हम किसी भी लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट या यूज़ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमें कहता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम सेकंड यूज़ करते हैं फुल फॉर्म में SECOND सेकंड, अगर हम मीटर यूज़ करते हैं, इवन अगर हम कोई ऐसे यूनिट यूज़ करते हैं जो किसी साइंटिस्ट का नेम है, जिस तरह न्यूटन और जूल, जब भी हम किसी भी यूनिट की फुल फॉर्म को लिखेंगे तो उसके नाम के तमाम लेटर्स क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। बिकॉज जब हम न्यूटन लिखेंगे तो इसका मतलब है कि कैपिटल N के साथ स्टार्ट होने वाला न्यूटन उस साइंटिस्ट का नेम है जो कि एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब भी हम यूनिट न्यूटन को रेफर करेंगे तो हम ऑल लेटर्स स्मॉल यूज करेंगे। अगर सेकंड कन्वेंशन की बात की जाए, द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट मीन्स दैट कि अगर हम किसी ऐसे यूनिट का सिंबल इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि किसी साइंटिस्ट का नेम है तो हम उस सिंबल को कैपिटल लेटर में इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, न्यूटन, फर्स्ट रूल के मुताबिक जब हम न्यूटन को फुल फॉर्म में लिखेंगे तो हम सारे लेटर्स स्मॉल यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने उस न्यूटन यूनिट के सिंबल को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैपिटल N यूज करेंगे। लेकिन अगर हम किसी ऐसे यूनिट के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो किसी भी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, फॉर एग्जांपल सेकंड, तो उसके लिए हम स्मॉल s यूज़ करते हैं, मीटर के लिए हम स्मॉल m का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कभी हम किसी ऐसे यूनिट के सिंबल को रिप्रेजेंट करें जो किसी साइंटिस्ट का नेम है, फॉर एग्जांपल न्यूटन, उसके लिए हम कैपिटल N को यूज़ करेंगे। जूल जो कि वर्क डन का ऐसा यूनिट है, उसके लिए हम कैपिटल J यूज़ करेंगे। सिमिलरली पास्कल के लिए कैपिटल P और उसके साथ स्मॉल a का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अपने नेक्स्ट रूल की बात करें, द प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस मीन्स दैट जिस तरह अभी हमने प्रीफिक्सेस को डिस्कस किया है, जब भी प्रीफिक्सेस को ऐसे यूनिट के साथ मिलाएंगे तो हम विदाउट एनी स्पेस दोनों चीज़ों के दरमियान, प्रीफिक्सेस और यूनिट के दरमियान किसी किस्म का कोई स्पेस ऐड नहीं करेंगे। जिस तरह एक एग्जाम्पल कंसीडर की जा सकती है 1 मिलीमीटर या फिर 1 mm। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 डिजिट के बाद 2 स्मॉल m नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट m रिप्रेजेंट्स मिली विच इज़ द प्रीफिक्स and second m represents the SI unit of length which is meter। और अगर हम एक और एग्जाम्पल कंसीडर करें 1 × 10⁻³ अब स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि प्रीफिक्सेस के मुताबिक 10⁻³ किलो को रिप्रेजेंट करता है, तो हम किलो को SI यूनिट मीटर के साथ विदाउट एनी स्पेस लिखेंगे। जिस तरह ये वैल्यू बनेगी 1 किलोमीटर। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम 1 सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, 1 किलोग्राम यूज़ करते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमें बताता है कि जब भी हम किसी प्रीफिक्स को ऐसे यूनिट के साथ लिखेंगे तो हमें दोनों के दरमियान किसी किस्म की खाली जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, बुक की लाइन क्या कहती है, अ कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन ईच विद 1 स्पेस अपार्ट। प्रीवियस लाइन में हमने देखा कि अगर हम एक प्रीफिक्स को ऐसे यूनिट के साथ लिखते हैं तो हमें स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी हम किसी 2 यूनिट्स को मिलाकर लिखेंगे तो कन्वेंशन हमें ये कहती है तो आपको दोनों यूनिट्स के दरमियान स्पेस रखना बहुत ज़रूरी है।
फॉर एग्जाम्पल न्यूटन मीटर, जो कि यूनिट है टॉर्क का, इसको हम जूल भी कहते हैं, लेकिन जब भी हम न्यूटन को मीटर के साथ लिखेंगे तो हमें न्यूटन और मीटर के दरमियान कुछ फासला, कुछ स्पेस रखना पड़ेगी। अगर स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल जाउल सेकेंड, तो आप देख सकते हैं इसको हम लिखेंगे जाउल स्पेस सेकेंड। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस का मतलब है कि हम कभी भी दो प्रीफिक्सेस को कभी भी एक साथ नहीं लिखेंगे। आप देख सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट इस तरह किसी दो प्रीफिक्सेस को इस तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे, 1 माइक्रोफैरड। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻6, और अगेन नेक्स्ट माइक्रो की वैल्यू भी क्या होगी 10⁻⁻6। तो स्टूडेंट्स माइक्रो की बजाय हम इसको कैसे लिखेंगे, माइक्रो 10⁻⁻6, अगेन माइक्रो 10⁻⁻6, और अब आपको मालूम है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर दी जाती हैं, तो -6 क्या बन जाएगा -12। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को अगर हम कंपाउंड प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड, जो कि इनकरेक्ट है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, माइक्रो को हम लिखेंगे 10⁻12, जो कि कौन सा प्रीफिक्स है, पीको। तो स्टूडेंट्स फाइनल वैल्यू आपकी क्या बनेगी 1 पिकोफैरड। अगर नेक्स्ट रूल की बात की जाए, अ नंबर सच एज, आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नंबर है 5 × 10⁻4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर यहां पर मैं सेंटी प्रीफिक्स को खत्म करना चाहता हूं, तो आपको मालूम है कि जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर में अपनी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो हम गिवन वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स आपकी ये वैल्यू जो कि 5 × 10⁻4 है, क्या बन जाएगी 5 × 10⁻2 मीटर। तो इस रूल में हमने देखा कि किस तरह हम प्रीफिक्सेस को सॉल्व करते हुए वैल्यूज को स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट्स में या बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें, व्हेन अ मल्टीपल ऑफ अ बेस यूनिट इज रेज्ड टू अ पावर, देन द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट द बेस यूनिट ओनली। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि जैसा कि आपके पास एक नंबर है 1 किलोमीटर स्क्वायर, अब दिखने पे तो ये महसूस होता है कि ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ मीटर के ऊपर लिखा गया है, लेकिन 7th कन्वेंशन हमें ये कहती है कि जब भी किसी भी यूनिट के ऊपर कोई पावर आएगी तो वो पावर ना सिर्फ उस यूनिट पे अप्लाई होगी, बल्कि उस यूनिट के साथ लिखे जाने वाले प्रीफिक्स के ऊपर भी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ब्रैकेट किलोमीटर ब्रैकेट स्क्वायर। इट मीन्स दैट कि ये स्क्वायर किलो पे भी अप्लाई होगा और मीटर पे भी अप्लाई होगा। अब प्रीफिक्सेस के मुताबिक किलो की वैल्यू क्या होती है 10⁻3, तो मीटर विल रिमेन एज इट इज, लेकिन जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 10⁻3 बिकम्स 10⁻6, और मीटर का जब स्क्वायर लेंगे तो इट बिकम्स मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 10⁻6 को अगर हम अगेन प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करें तो 10⁻6 किसके इक्वल होता है, मेगा के। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह एक पावर को ना सिर्फ यूनिट पे अप्लाई किया जाता है, बल्कि वो पावर प्रीफिक्सेस पे भी एप्लीकेबल होती है। और अगर हम लास्ट कन्वेंशन की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स मैं उसको रीड करता हूं, मेजरमेंट्स इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इस लाइन का मतलब है कि जब भी हम नॉर्मली फिजिक्स के अंदर कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम स्मॉल लेंथ मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तो आपने जो यूनिट यूज़ करना है वो उस इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक यूज़ करना है। जैसा कि आपको मालूम है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग किस में दी जाती है, मिलीमीटर में। और अगर हम कैलोरीमीटर यूज़ कर रहे हैं जो कि स्मॉलर मास को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका यूनिट किस में होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल आप स्मॉल लेंथ को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर स्मॉलर मैसेज को आप केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट हमें कहता है कि आप जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं और उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के मुताबिक, मीन्स उसकी एबिलिटी कितनी है उस वैल्यू को मेजर करने की, अगर वो स्मॉलर वैल्यूज़ को मेजर करता है तो आपने उस रिकॉर्डेड रीडिंग को उसी कन्वीनियंट यूनिट में लिखना है। लेकिन
लास्ट चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम उन मेजरमेंट्स को कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सारी रीडिंग्स किस में होनी चाहिए, एसआई यूनिट्स में होनी चाहिए। और यही लाइन आपके इसी टॉपिक के लास्ट पे मेंशन है, जो कि है बट बिफोर कैलकुलेशन फॉर द रिजल्ट ऑल मेजरमेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू द अप्रोप्रिएट एसआई यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया कि प्रीफिक्सेस और एसआई यूनिट्स को जब भी हम किसी भी मेजरमेंट में इस्तेमाल करेंगे तो कौन कौन से रूल्स और कन्वेंशंस हैं जिनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन से, और इसको कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे प्रीफिक्सेस को। स्टूडेंट्स, इन दोनों टॉपिक्स को आप प्रीवियस ग्रेड्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में इन दोनों टॉपिक्स को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन से। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी हम नंबर्स को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं तो 10 की पावर में लिखने के मेथड को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और आपकी बुक में डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, व्हेन नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हिच एम्प्लॉयज सम पावर ऑफ 10। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन देखिएगा, व्हेन नंबर्स are expressed in standard form which employs some power of 10। स्टूडेंट्स, ग्रेड 9 में भी आपने साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया हुआ और वहां पर आपने डेफिनेशन देखी थी, व्हेन नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बिटवीन 1 एंड 10। लेकिन यहां पर एक चीज का इजाफा किया गया है जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अभी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पेश आती है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि सूरज का जमीन से जो डिस्टेंस है दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर, तो अगर मैं आपको कहता हूं कि इस डिस्टेंस को डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 150। अब मिलियन के लिए हम क्या करेंगे, 6 जीरोस को ऐड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, और लास्टली हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने अभी इस वैल्यू को जो कि 150 मिलियन है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस नंबर को लिखने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। तो अगर हमें इस टाइम को शॉर्ट करना है तो हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम इस नंबर के डेसिमल प्लेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर किसी वैल्यू में कोई भी डेसिमल मौजूद ना हो तो उसका डेसिमल कहां पर होता है, एक्सट्रीम राइट साइड पे, लास्ट पे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म देयर शुड बी only one non-zero digits. There should be only one non-zero digit before decimal. इसका क्या मतलब है कि इशारिया से पहले, जिसको हम डेसिमल कहते हैं, इशारिया से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो नॉन जीरो हैं,
1 एंड 5, लेकिन डेसिमल तो लास्ट पे मौजूद है, तो हम डेसिमल को कहां पर शिफ्ट करेंगे? 1 और 5 के दरमियान में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अब हम डेसिमल को कितना जंप करवाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसी नंबर को जो कि 100 एंड मिलियन किलोमीटर है, साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिखूंगा 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह मैंने एक लार्ज वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन विद इन नो टाइम लिख लिया। स्टूडेंट्स, अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो मैं आपको कहता हूं कि एटम का जो एवरेज रेडियस है वो होता है 0.1 नैनोमीटर, लेकिन ये तो बहुत शॉर्ट फॉर्म है और इस फॉर्म को लिखा गया है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस। लेकिन अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा द एवरेज रेडियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 0.00000001 मीटर। तो आप देख सकते हैं, टू राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म इट रिक्वायर्ड सम टाइम, लेकिन अगर आपने इसको विद इन नो टाइम लिखना है तो आपको किसकी हेल्प लेना होगी? साइंटिफिक नोटेशन की। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं डेसिमल को यहां से यहां तक जंप करवाता हूं तो मुझे कितने डिजिट्स को क्रॉस करना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ऊपर दिए गए नंबर को हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और स्टूडेंट्स, जब हम प्रीफिक्सेस को डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि 10⁻⁹ किसके इक्वल होता है? नैनो के, और ये बन जाएगा 0.1 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरह साइंटिफिक नोटेशन नंबर्स को एक्सप्रेस करने में हमारी मदद करता है, चाहे वो नंबर बहुत ज़्यादा हो, चाहे वो नंबर बहुत छोटा हो। विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन हम नंबर्स को इजीली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अब मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं कि साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम एक नंबर कंसीडर करते हैं 678 इंटू 10⁻³ और एक और नंबर कंसीडर करते हैं 0.012 इंटू 10⁻³ तो स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने से पहले एक और बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन इसके रिवर्स, अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाते हैं तो आपके एक्सपोनेंट की पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल 1 में भी एक नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है और एग्जाम्पल 2 में भी नंबर को 10 की पावर मीन साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। बट बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म हमें कहती है कि देयर शुड बी ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल। तो आप देख सकते हैं इस नंबर में तो डेसिमल आपको दिखाई ही नहीं दे रहा। तो अगर डेसिमल मौजूद ना हो तो एक्सट्रीम राइट साइड पर डेसिमल मौजूद होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक आपका डेसिमल 6 और 7 के बिटवीन होना चाहिए। तो डेसिमल को हम कितने डिजिट्स को क्रॉस करवाना पड़ेगा? 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स, दिया गया नंबर किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? 6.78। आपने डेसिमल्स को कितने डिजिट्स के क्रॉस मूव करवाया है? 2। तो हम लिखेंगे 10⁻²। लेकिन ऑलरेडी 10 की पावर कितनी लिखी गई है? 10⁻³ तो स्टूडेंट्स, फाइनली हमारा रिजल्ट क्या होगा? 6.78। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर दी जाती हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल से इस टॉपिक को कंक्लूड करने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं
कि यहां पर डेसिमल से पहले तो एक डिजिट मौजूद है, लेकिन अभी भी ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक डेसिमल से पहले एक नंबर तो होना चाहिए, लेकिन वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन यहां पर नंबर क्या है, जीरो है। इट मींस दैट कि हम डेसिमल को डिजिट्स के अक्रॉस मूव करवा कर कहां तक लेकर आएंगे, 1 और 2 के दरमियान। लेकिन यहां पर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1.2 इंटू 10⁻⁻²। -2 क्यों लिखा, क्योंकि हमने 2 डिजिट्स के अक्रॉस डेसिमल को मूव करवाया, और ऑलरेडी 10 की पावर कितनी दी गई है, 10⁻³ अगेन स्टूडेंट्स, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर दी जाती हैं, तो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा 10⁻⁵। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक साइंटिफिक नोटेशन का जो टॉपिक है वो आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीफिक्सेस को। प्रीफिक्सेस का टॉपिक भी आप ग्रेड 9 में डिस्कस कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, प्री का मतलब है पहले, फिक्सेस मीन्स, तो इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या बनेगा, prefixes are the words or letters which are added before SI units. For example students, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं सेंटीमीटर। अब लेंथ का SI यूनिट तो क्या है, मीटर, लेकिन मीटर से पहले हम एक वर्ड ऐड कर रहे हैं सेंटी, विच इज प्रीफिक्स। सिमिलरली हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं किलोमीटर। अब लेंथ का अगेन यूनिट क्या है, मीटर, लेकिन किलो वर्ड जो हम मीटर से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, प्रीफिक्सेस। तो इस तरह की और भी एग्जांपल्स हैं। तो प्रीफिक्सेस की एग्जांपल्स को देखने के लिए हम बुक के चैप्टर नंबर 1 में टेबल 1.4 को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस को लिखेंगे, देन उसके सिंबल्स को देखेंगे, और लास्टली हम देखेंगे उनके मल्टीप्लायर्स को। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैं प्रीफिक्सेस को प्रोनाउंस करूंगा, आपने भी प्रीफिक्सेस के इस टेबल को इसी तरह याद करना है। तो सबसे पहला जो प्रीफिक्स है दैट इज एटो, देन फेम्टो, पिको, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, देन स्पेस कम होने की वजह से हम यहां पे भी लिख सकते हैं मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। तो स्टूडेंट्स, अगेन अगर जल्दी से इनको रिवाइज करने की कोशिश करें, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। तो स्टूडेंट्स, प्रीफिक्सेस को अब हम देखते हैं किन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटो के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल ए, देन स्मॉल एफ फेम्टो के लिए, पिको के लिए स्मॉल पी, नैनो के लिए स्मॉल एन, देन माइक्रो के लिए हम एक ग्रीक लेटर यूज करते हैं दिस वन, देन मिली के लिए स्मॉल एम, देन सेंटी के लिए स्मॉल सी, डेसी के लिए स्मॉल डी, डेका के लिए स्मॉल डी ए, देन हेक्टो के लिए एच, देन किलो के लिए स्मॉल के, मेगा के लिए कैपिटल एम, गीगा के लिए कैपिटल जी, टेरा के लिए कैपिटल टी, पीटा के लिए कैपिटल पी और एक्सा के लिए कैपिटल ई। और लास्टली हम देखते हैं कि इन प्रीफिक्सेस के मल्टीप्लायर्स क्या हैं। एटो 10⁻⁻18, देन 10⁻⁻15 फॉर फेम्टो, पिको के लिए 10⁻⁻12, नैनो के लिए 10⁻⁻9, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6, देन मिली के लिए 10⁻⁻3,
सेंटी के लिए 10⁻⁻², देन 10⁻⁻1 फॉर डेसी, डेका के लिए 10⁻+1। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वैल्यूज को मेमोराइज करना बहुत ही आसान है क्योंकि 3 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन आफ्टर दैट 2, -2, -1, देन 1, देन हेक्टो के लिए 10⁻², किलो के लिए 10⁻3, मेगा के लिए 10⁻6, गीगा के लिए 10⁻9, देन 10⁻12, देन 10⁻15 और लास्टली एक्सा के लिए 10⁻18। तो स्टूडेंट्स इस टेबल को मेमोराइज करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये प्रीफिक्सेस आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि बोर्ड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आए और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने के काबिल हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।